हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए ट्राई करके एपिसोड 16 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था पूरे घर वाले मिलकर जान के घर में एक सीक्रेट कमरा ढूंढते हैं जहाँ पर उन्हें एक जर्नल मिलता है, लेकिन वो पूरा का पूरा खाली होता है। तभी उनके गेट पर कोई आया हुआ होता है। बाकी सभी लोग तो घर में थे, पर सोंगलान अभी भी बाहर मौजूद था। शुयांग ने कहा, सोंगलान के होते हुए डरने की कोई बात नहीं है, वो अकेला सबसे निपट सकता है। बात भी सही थी। सोंगलान को सिंगचेन के सिवा किसी और से कुछ लेना देना नहीं था। वो आंख बंद करके सिंगचेन पर भरोसा करता था, क्योंकि वो जानता था सिंगचेन दिल का साफ है। वो बस हाफ सेराफिम है और हाफ फिल्दी ह्यूमन, लेकिन उसने अपने पिता के गुण ज़्यादा दिखाए। मतलब उसका अपने अंदर के एंजल पार्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव है और इसी की वजह से वो बहुत दयालु है। इसलिए सोंगलान अपनी जान पर खेलकर भी उसकी रक्षा करना चाहता है, उसे खुश रखना चाहता है। उसे पता है वो सिंगचेन के काबिल नहीं है, इसलिए सिंगचेन से उसे जितना अटेंशन मिल रहा है उतना ही उसके लिए बहुत है। वो सिंगचेन को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। जहाँ सिंगचेन की खुशी, वहीं सोंगलान की खुशी। अगर वो जान के बच्चों के साथ खुश है तो सोंगलान उन्हें भी सहने के लिए तैयार है, और सिर्फ सिंगचेन की खुशी के लिए उन्हें अपनी जी जान पर खेलकर प्रोटेक्ट करने को भी तैयार है। सोंगलान ने अपनी तलवार निकाली और कूदकर गेट के बाहर आ गया। वो अभी इस आने वाले खतरे को ख़त्म करने ही वाला था। तुम्हें नहीं लगता ये यानली जिजे है और जिनलिंग, जिंगी, युआन, जिजेन और नेहोएसांग? ईबो सीसीटीवी में दिख रही एसयूवी के अंदर की धुंधली तस्वीरों को देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने कहा, जानगा, कहीं ये सब हमें सरप्राइज देने के लिए तो नहीं आ रहे? जान ने अपना सर पकड़ लिया। एक तरफ तो वो शांति और अकेलापन चाहता था, और यहाँ उसी के अपने उसके लिए मेला लगाने की तैयारी में है। शुयांग ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं इनसे तुम्हारा पीछा छुड़ाऊं? नहीं शुयांग, जान चिल्लाया। ये मेरी बहन है, मेरे भांजे और एक दोस्त हैं। उन्हें घर के अंदर लेकर आओ। और हाँ, सोंगलान से कहना उसे अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। अब सभी घर के अंदर चले आए। जान ने कहा, जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले हो? मैं वांग खान से हमारे लिए खाना बनाने को कह देता। जान ने यानली को गले से लगा लिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहन को कितना मिस किया। यानली ने कहा, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम शहर में वापस आ गए हो। मुझे तो होएसांग से पता चला, जिसे मोमो से पता चला, और उसे सीचेन से। फिर भी तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हें मेरी याद आती है? यानली ने जान के कमर पर पिंच करते हुए कहा। जान ने कराते हुए कहा, ओह जीजिए, मैं तो आपको कॉल करने ही वाला था। बस मैं अगले हफ्ते का इंतज़ार कर रहा था। अभी मेरा कुछ बहुत ज़रूरी काम बाकी है। सच में जानजान? अब यानली की आंखें सॉफ्ट हो गई। उसने कहा, तुम कैसे हो? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो और तुम्हारा वज़न भी कम हो गया है। मैं तो बस अपने भतीजों को देखने आई थी। तुमने बताया नहीं, तुम्हारे ट्विंस हुए हैं। क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद ईवो का क्या हाल हुआ था? जान ने फिर से एक बार उसे हक करते हुए कहा, जान लीजिए, वो सब पुरानी बातें हैं, उनके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा? अभी हम साथ हैं और खुश हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और चलो, मैं अब अपने भांजों को मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए ले जाता हूँ। कहते हुए उसने यानली के बच्चों को उठाया और वो फेई और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकला। कुछ देर बाद सब सेटल हो गए। यानली ने कहा, जान, मैं तुम्हारे लिए लोटस पोर्क रिब सूप लेकर आई हूँ। मुझे यकीन है तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, और वैसे भी तुम्हें इसकी ज़रूरत भी है अपनी सेहत को फिर से ठीक करने के लिए। जान ने कहा, मैं ठीक हूँ जी, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। आप बताओ, आप कैसी हो? और होएसांग, तुम कैसे हो? मुझे नहीं लगता तुम मेरी फ़िक्र की वजह से यहाँ आए हो। मुझे तो लगता है तुम मेरी भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो। होएसांग ने कहा, झानशियांग, आपके मुंह से तारीफ सुनकर अच्छा लगा, पर यकीन कीजिए, मैं सिर्फ दोस्त के नाते आपसे मिलने आया हूँ। और रहा सवाल पिछले 5 सालों के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हमारे पास हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है
जो इस बारे में बहुत कुछ जानता है, तो बेहतर होगा हम फिर कभी उसके साथ मिलें। हयसंग ने अपना आधा चेहरा फैन के पीछे छुपा लिया था, इसलिए उसके एक्सप्रेशन समझना बहुत मुश्किल था। उसकी आंखें तो कोई भी नहीं पढ़ सकता था, जान भी नहीं। पर हयसंग से बढ़िया जासूस कोई नहीं था। वो चीज़ों को बहुत आसानी से निपटा सकता था। इसलिए अगर वो जान से कह रहा है कि वो बाद में उससे मिलना चाहता है, तो ज़रूर उसके बात में कोई ना कोई दम तो है। जान ने कहा, बस मुझे टाइम और जगह बता दो, मैं पहुंच जाऊंगा। खैर ये बताओ, मिंजे और चिंग कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हयसंग ने कहा, वो दोनों भी हमारे साथ आना चाहते थे, बस आते वक्त भाई साहब को कुछ इमरजेंसी आ गई, इसलिए वो नहीं आ पाए। और युआन और जिजेन तो फे से मिलने के लिए बेताब हो रहे थे, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ लेकर आया। जान ने कहा, बातें बहुत हो गई, चलो इस सूप का आनंद लेते हैं। मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हें सिंचिंग की कुकिंग को भी चखना चाहिए, उससे बेहतर खाना और कोई नहीं बना सकता। 7 बच्चे टेबल पर एक साथ खाना खा रहे थे, बिना किसी चोट के। इसका मतलब उनका लंच काफ़ी अच्छा जा रहा था। बस छोटे छोटे एक्सीडेंट हो रहे थे, जैसे कि कोई किसी पर लोटस रूट फेंक कर मार रहा था। हालांकि वो कोई बच्चा नहीं, शुयांग था, जिसने शिन्यू पर लोटस रूट फेंक कर मारा था। शिन्यू ने उसे तो डॉच कर दिया, लेकिन जब उसने फेंक कर मारने की कोशिश की तो वो किसी और पर ही लैंड हो गया। इससे पहले कि सब में फूड वॉर शुरू हो जाए, जान ने सबको चुप करा दिया। बच्चों को चुप कराने के लिए सिंपल सी चीज़ का सहारा लिया, वैनिला आइसक्रीम, जिसे टेस्ट करते ही इबो मौन करता हुआ बोला, गॉड, ये तो बहुत बढ़िया है। वेल, इसमें गॉड का हाथ नहीं है, क्योंकि इसे सिंचन ने बनाया है। शुयांग अपना बोल चट करते हुए बोला। उसने और डिमांड की तो सिंचन ने कहा, शुयांग ठीक से पेश आओ। शुयांग ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो सिंचन ने उसके सर पर हाथ फिराया, उसका बोल फिर से आइसक्रीम से भर दिया और कहा, मैं जानता हूँ। लंच के बाद सभी मेहमानों ने अलविदा कहा, फिर से मिलने का वादा किया और वो घर चले गए। जाते वक्त हयसंग ने शाहजहां के हाथ में एक कार्ड थमाते हुए कहा, इसके पीछे मेरा प्राइवेट नंबर है, जितनी जल्दी हो सके मुझे कॉल करना। हयसंग, जो अव्वल दर्जे का जासूस था, उसके जैसी इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं निकाल सकता था, क्योंकि खुद विक्टिम को भी पता नहीं होता था कि उसने हयसंग को कुछ बताया है, क्योंकि उसका मोटो एक ही था, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप पूरी की पूरी कंट्री कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ तक कि उसके बड़े भाई नीमंगचे की सिक्योरिटी का बिजनेस भी उसकी कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर चलता था। हयसंग की एक्यूरेट रीडिंग और बैकग्राउंड का कोई तोड़ नहीं था, इसलिए सभी आंख मूंद कर उस पर भरोसा करते थे। यहाँ तक कि उसे एक नाम भी दिया था, फिक्सर। वो सब कुछ फिक्स कर सकता था, यहाँ तक कि किसी को गायब करके फिर से मौजूद भी कर सकता था। उसकी सर्विसेज बहुत कॉस्टली होती थी, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी थी कि आपकी एक पेनी भी वेस्ट नहीं होगी। उसे आज सुबह ही किसी का कॉल आया था, इसलिए दोपहर की इस मीटिंग का उसने खास ख्याल रखा था। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसकी एक गलती उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। वो उसे ऐसा गायब कर सकते थे कि उसकी कानों कान किसी को खबर तक नहीं होती। वो इस कश्मकश में था कि उसे ये सब शाहजहां को बताना चाहिए या नहीं। क्या उसके बताने से शाहजहां को कुछ फ़र्क भी पड़ेगा? आखिरकार जाते वक्त तक उसने अपना मन बना ही लिया। वो कम से कम इतना तो जान और ईबो के लिए कर ही सकता है। वो शुरू से शाहजहां के बारे में जानता था, पर उसे एक भी बार ये ख्याल तक नहीं आया कि उसे ये सब ईबो को बताना चाहिए, यहाँ तक कि उसके ब्रेकडाउन के बाद भी, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन की एक वैल्यू होती है। अगर उसे ऐसे ही लीक कर दिया जाए तो उसकी क्या कीमत रह जाएगी। हयसंग ने अपनी महंगी स्कॉच को एक घूंट में ही ख़त्म कर दिया और वो अपने दोस्तों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। वो एक आम से घर में चला गया, जो कभी उसके दोस्त का हुआ करता था, जो उसका एक्स क्लाइंट भी था। उस पर्सन ने कहा, हाय सांग, कितने दिनों बाद दिखाई दिए। चलो, मैंने तुम्हारी पसंद का सब कुछ बनाया है और तुम्हारे गेस्ट पहले से ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हाय सांग ने कहा,
हानगा, आपकी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे शाहजहान भी आने वाला है, उसके आते ही तुरंत उसे अंदर भेज देना। हुएसांग वांग हान के गले मिला और अंदर चला गया। अंदर कोने में एक पर्सन बैठा था जो दरवाज़ा खुलते ही कांप उठा। उसने कहा, हुएसांग, तुम हो? मुझे लगा वो ही है। हुएसांग ने कहा, डरो मत, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। पहले तुम शांत हो जाओ, चलो तुम्हें पीने के लिए कुछ मंगाते हैं। और हाँ, जैसे कि तुमने प्रॉमिस किया था, तुम्हें बिल्कुल शांत रहना होगा। मेरे दोस्त कुछ ही देर में यहाँ आते होंगे। तुम्हें उन्हें वही सब कुछ बताना है जो कल तुमने मुझे बताया था। तभी पीछे से शाहजहान आ गया। उसने कहा, हाँ प्लीज़ सब कुछ सच बताओ। शाहजहान हमेशा की तरह अपने ब्लैक सूट में आया था, जिस पर उसके काले बाल हवा के साथ लहरा रहे थे। उसे अकेला देखकर हुएसांग चौंक गया। उसने पूछा, तुम अकेले आए हो? जान ने कहा, हाँ, ईबो की ट्रेनिंग थी, इसलिए शुयांग को उसके साथ भेज दिया। अब वो भी हुएसांग और उस इन्फॉर्मर के साथ बैठ गया। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने उस इन्फॉर्मर की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम भी मिल से आए हो? ये एक सवाल नहीं था, बस वो जानना चाहता था। उस पर्सन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें ट्रैकर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शाहजहान ने कहा, पर मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? उस आदमी ने कहा, क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने ट्रैकर को बनाया है। कुछ पल के लिए सभी चुप हो गए। जहान ने पूछा, तुमने क्या कहा? उस आदमी ने कहा, वो मैं ही हूँ जिसने ट्रैकर को बनाया है और उसे बाईपास करने का रास्ता अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। आफ्टर ऑल वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही तो है। क्या? जहान ने शॉक होकर कहा। तो उस आदमी ने कहा, हाँ, वो तुम्हारी प्रजाति का ही है, तुम्हारे फादर की तरह एक प्योर ब्लड नल्ला। उसी की वजह से ही तो हमें तुम्हारे पावर्स के बारे में पता चला। उस आदमी ने अपने कंधे उड़ाए। पर शाहजहान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, पर वो शुयांग की तरह किसी पर झपट नहीं पड़ सकता था। उसने शांत रहते हुए पहले पूरी इन्फॉर्मेशन पाने का तय किया। पर तुम्हें इस सब से क्या मिलेगा? शाहजहान ने पूछा। तो उस आदमी ने कहा, मैं तो बस अपने गिल्ड की वजह से यहाँ पर हूँ। मैं कभी भी जिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहता था। जहान ने कहा, पर हम तो एलियंस थे ना। उस आदमी ने कहा, तुम मानो या ना मानो, पर यही सच है। और क्या तुम अपने दोस्तों की मदद नहीं करना चाहते? शाहजहान थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, मुझे सब कुछ बताओ। उस आदमी ने कोई चीज़ दिखाते हुए कहा, उसने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है। ये सोल स्नैचिंग नीडल्स है। इसे किसी भी जिंदा चीज़ के दिमाग में घुसाने से उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो चीज़ अपने होश में नहीं रहती और हमारे लिए एक पपेट का काम करने लगती है। वैसे ये तुम्हारे लिए बनाई गई थी और तुम्हारे सुपर सोल्जर के बेटे के लिए, पर जो कि तुम निकल गए तो। उसने कंधे उड़ाते हुए कहा। जान ने कहा, हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है, बस उसे बेहोश कर दो, फिर उसके सर के पीछे क्रैनियम में ढूंढो, तुम्हें ये 2 नीडल्स मिलेंगी। फिर क्या, इसे धीरे से बाहर खींचो। वैसे इस चीज़ में दर्द तो बहुत होगा, जैसे विक्टिम की जान जा रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे बचाना चाहिए। उस आदमी ने फिर से एक बार कंधे उड़ाते हुए कहा। शाहजहान और निहोएसांग अभी भी सोच रहे थे, ये पर्सन बोल क्या रहा है। तभी उस आदमी ने उठते हुए कहा, चलो मेरे जाने का समय हो गया। वैसे मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो तुम्हें कहाँ मिल सकता है। होपफुली तुम उसे पकड़ पाओगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, सोता हुआ बॉम्ब बहुत खतरनाक होता है। वो आदमी खड़ा हो गया और वहाँ से जाने लगा। जो पर्सन कुछ पल पहले सहम कर बैठा था, अचानक से ऐसा लग रहा था उसका असली रूप बाहर आ चुका है। उसने हुएसांग से कहा, खाने के लिए शुक्रिया। फिर वो पर्सन बिल्कुल आराम से वहाँ से चला गया। जहान ने कुछ देर तक सोचने के बाद हुएसांग की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ खेल गया। ईबो और शुयांग रेस के लिए गए थे, जहाँ पर आज की भी उनकी रेस ड्रॉ हो गई। पिछली रेस भी ड्रॉ हो चुकी थी, इसलिए ईबो ने तीसरी बार रेस करने का तय किया।
जो वो कुछ मिली सेकंड से जीत गया। इबो ने शुयांग के सामने शो ऑफ करते हुए कहा, ये देखो, इसलिए मैं कहता हूँ मैं तो बॉर्न विनर हूँ। इबो ने बगल में चल रहे शुयांग को कोहनी मारी तो शुयांग उसे बो करते हुए बोला, यस यस मिस्टर गोल्डन बॉय, मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ। ये सब इंजांग देख रहा था। उसने कहा, वाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों दोस्त बन गए हो। इबो ने चेयरफुल वॉइस में कहा, इंजांग, बड़े दिनों बाद मिले, और हाँ, ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता। इबो ने मुंह फुला लिया तो शुयांग चकल करते हुए बोला, इंजांग, क्या आप भी रेस करने के लिए आए हो? इबो ने शुयांग को चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारा अपने गगा हरम में गगा भर भर के मन नहीं भरा? शुयांग ने कहा, क्यों, तुम्हें डर है कि मेरे पास तुमसे भी बड़ा गगा कलेक्शन होगा? वैसे हम दोनों शेयर भी कर सकते हैं अगर तुम चाहो। इबो के कान में खुसफुसाकर शुयांग हंसने लगा। शेमलेस, कहते हुए इबो भी हंसने लगा। इंजिंग ने कहा, इबो, तुम्हारी इस नए लड़के से इतनी बन रही है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम इतने आसानी से दोस्त नहीं बनाते हो, पर तुम खुश हो। वैसे मुझे और बताओ, तुम्हें कोई अपने लायक मिला या नहीं? इबो इसका जवाब देने ही वाला था, तभी उसने एक जाने पहचाने पर्सन को अपनी तरफ चल कर आते हुए देखा। इबो की आंखें चमक उठी तो इंजिंग ने भी उस तरफ देखा जहाँ इबो देख रहा था। उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। हे स्ट्रेंजर, जान ने इबो के पास आते हुए कहा। उसकी आंखों में इबो के लिए प्यार झलक रहा था। इबो के पास आते ही जान ने उसके माथे पर से कुछ बालों को हटाकर उसके कान के पीछे किया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इबो के बालों की लंबाई इतनी नहीं थी। पर जान की उंगलियां वही भी नहीं रुकी। वो इबो की जॉलाइन तक आ गई। इबो ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उस पर किस करते हुए बोला, तुम्हें भी हेलो स्ट्रेंजर। फिर दोनों ने एक पैशनेट किस शेयर किया। तभी शुयांग चिल्लाया, स्टॉप इट गाइस, तुम दोनों पब्लिक में हो, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? इंजिंग ने कहा, मुझे अपना जवाब मिल गया। और इबो, ये तो बहुत खूबसूरत है। इंजिंग अभी भी जान को घूर रहा था तो इबो ने उन दोनों की जान पहचान करवाई। उसने कहा, ये मेरे टीममेट है इंजिंग, और इंजिंग का ये मेरे बॉयफ्रेंड है शाहजहान। इंजिंग ने कहा, तो इसीलिए तुम किसी लड़के या लड़की की तरफ नहीं देखते थे? डैम बेटा, तुम तो बहुत लकी हो। इबो ने भी गर्व से कहा, सो तो है। फिर से एक बार इबो और जान की नज़रें मिली और फिर से एक बार शुयांग चिल्लाया। सीन शिफ्ट होता है। जान को जितना लगा था उससे भी जल्दी कॉल आ गया। हालांकि इबो इस बात के बिल्कुल खिलाफ था क्योंकि जान लगभग खुद को ही दांव पर लगाने जा रहा था। फिर भी जान ये दांव खेलना चाहता था। इबो चिल्लाया, क्या मतलब कि वो खुद पर बेट लगा रहा है? शुयांग ने कहा, रिलैक्स बेबी बोबो, वो खुद को हैंडल कर सकता है, वो तुम्हारी तरह थोड़े ही है। इबो ने कहा, रियली शुयांग, वहाँ पर 5 लोग हथियारों के साथ खड़े हैं, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? शुयांग ने कहा, तो क्या, मैं अकेला ही उनके लिए काफ़ी हूँ। इबो ने कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, तुम हाफ गॉड जो हो, पर ये ज़रूरी थोड़ी ही है हर बार हाफ गॉड ही जीते। इबो मुंह फुलाकर बैठ गया तो जान ने कहा, बेबी, तुम जानते हो ना, मैं भी हाफ एलियन हूँ। हाँ, जो लोगों को ठीक कर सकता है उन पर अटैक नहीं कर सकता, इबो चिल्लाया। शुयांग ने कहा, वेल, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत कम आंक लिया इबो, कभी तुमने इसे एक्शन में भी देखा है? शुयांग, जान ने उसे घूरते हुए कहा। तो शुयांग ने कहा, क्या, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, और वैसे भी उसे तुम्हें एक बार तो देखना बनता है। अचानक से शुयांग के पसीने छूट गए और वो भागता हुआ बोला, सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। शुयांग तो रफू चक्कर हो गया। इबो ने जान को घूरते हुए कहा, क्या तुमने उसे डराया? सच बताना। जान ने अपने हाथ में रखी स्कॉच एक ही घूंट में पी ली। फिर इबो को कमर से पकड़कर अपनी गोद में लेते हुए बोला, बाबा भाई, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? इबो ने अपना सर जान के नेक में छुपा लिया। जान की खुशबू को सूंघते हुए उसने कहा, हाँ, बस मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे विधवा छोड़कर चले जाओ।
3 बच्चों के साथ। चगल करते हुए जान ने इबो को किस किया और कहा, अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुम्हें अपने विधवा होने की चिंता हो रही है। इबो ने कहा, वो तो बस एक पेपर है, मुझे तुम्हें अपना बनाने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मेरे हो, तब से जब से हमने पहली बार किस किया था। इबो ने भी प्यार से जान को किस किया और तुरंत वो किस एक रफ किस में बदल गया। जान ने किस ब्रेक करते हुए कहा, वाह भाई, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा ही हूँ, हमेशा के लिए। तो क्या हम इसे बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे सच में जाना है और मेरे वापस आने के बाद तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। ईवो के चेहरे पर पाउट आ गया। जान को अभी से रिग्रेट हो रहा था अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे अकेले छोड़कर जाने के लिए। ईवो ने कहा, इस बार तो ठीक है, पर अगली बार से मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। ठीक है, अगली बार मैं पक्का तुम्हें ले जाऊँगा। जान ने उसे फिर से एक बार किस करते हुए कहा और वो वहाँ से चला गया। काफ़ी देर हो गई थी और ईवो अभी भी नाराज़ था, जिसे देखकर शुयांग ने कहा, चिंता मत करो बोबो, सॉन्गलान भी उसके साथ है, इसलिए अब बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपना ख्याल रख सकता है। और मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, वो ही हम सबका ख्याल रखता है। तुम्हें पता है, उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है कि तुम्हें जीवन दान तक दे चुका है और तुम्हें अपने बच्चों का फादर चुना। तुम्हें पता है ना, वो प्रेग्नेंट हो सकता है, इसीलिए तो उसने अभी तक किसी को अपने साथ सोने नहीं दिया था। तो जितना वो तुम पर भरोसा करता है, तुम भी करना सीख लो। शुयांग। तभी सिंचन ने पीछे से आवाज़ लगाई, जो शुयांग को ही ढूंढते हुए आ रहा था और उसकी बात सुनकर उस पर गुस्सा हो रहा था। क्या? मैंने सच ही तो कहा, शुयांग ने कहा। तो सिंचन ने कहा, हाँ ठीक है, पर ये कोई वक्त है ये सब बताने का? कम से कम ईवो को तुमसे तो ये सब पता नहीं चलना चाहिए, जब तक कि सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। ईवो ने पूछा, क्या? क्या मतलब है कि उसने मुझे जीवन दान दिया? ईवो अभी भी इस बात को न समझ पा रहा था, न हजम कर पा रहा था। शुयांग और सिंचन ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं था? सीन शिफ्ट होता है। शाहजहान एक पुरानी सी बिल्डिंग में आ गया। उसने अपने डिवाइस पर स्कैन किया, तब उसे पता चला कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर उसने कोई धुन गानी शुरू की। उसके बाल हवा में लहराने लगे। उसके बाल सितारों की तरह चमकने लगे और उनमें से सिल्वर तरंगें निकलने लगी। कुछ देर बाद वो शांत हो गया और वहाँ पड़ी चेयर पर बैठ गया। इंतज़ार करने लगा, जिसमें ज़्यादा देर नहीं लगी। कुछ ही समय में उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होने लगा। कुछ ही मिनटों बाद दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी, जिसने वही गैस मास्क पहना हुआ था। जान अभी भी उसे देख रहा था, पर वो गैस मास्क वाला बंदा यानी ट्रैकर न तो भाग रहा था, न ही अटैक कर रहा था। उसके रोब्स फटे हुए थे, जूते गंदे हो चुके थे और हाथों में लेदर हैंड ग्लोव्स पहने हुए थे। वो जान की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगा। जान सोच रहा था, डैम इट, इसने गैस मास्क पहना हुआ है, अब मैं इसे वश में कैसे करूँगा? जान सीधा बैठ गया। उसका हथियार अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा था, पर जान अपने इस एलियन भाई पर अटैक नहीं करना चाहता था, जब तक कि ज़रूरत ना हो। वो इंतज़ार करने लगा ट्रैकर के उसके करीब आने का। ट्रैकर अभी भी धीरे धीरे उनके बीच का फासला कम कर रहा था। जान ने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें मुझे पकड़ने को कहा है या मारने को? जान की बात सुनकर ट्रैकर अपनी जगह पर ही थम गया। उसने अपना सर एक तरफ झुकाया, जैसे वो उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। जान ने कहा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम अपना गैस मास्क हटाओगे। ज़रा मैं भी तो अपने किडनैपर के दर्शन ले लूँ, या फिर किलर के। इस बार ट्रैकर नहीं रुका। वो सीधा आगे बढ़ा और जान का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम मुझे किडनैप करने आए हो, जान ने कहा। तभी ट्रैकर ने जान का हाथ मरोड़कर उसके सर के पीछे कर दिया,
जिससे जहान की मूवमेंट बंद हो गई। जहान चिल्लाया, सॉन्गलान अभी। सॉन्गलान ने सीलिंग से जंप करके तुरंत ट्रैकर को पकड़ लिया। वो उसका गला दबाने लगा तो जहान ने कहा, उसे मारो मत, हमें वो जिंदा चाहिए। जहान ने तुरंत अपने पास की एनेस्थीसिया की सिरिंज निकाली और ट्रैकर के गले में घोंप दी। आश्चर्य से, ये तो बहुत इजी रहा, जहान ने कहा। तो सॉन्गलान ने कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, मुझे अभी से खतरे का एहसास हो रहा है। सॉन्गलान ट्रैकर को कैरी करके अपनी कार तक ले आया और वो तुरंत वहाँ से निकल गए। वो कार सीधा जहान के पहले से प्रिपेयर किए गए रूम के सामने आकर रुक गई। उस रूम में पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी गई थी सोल स्नैचिंग नीडल्स को निकालने की। जहान ने ट्रैकर को टेबल पर लिटाया, उसका मास्क निकाला। मास्क के पीछे एक बिल्कुल सफ़ेद सा आदमी था। उसके गले पर काली नसें उभर कर दिख रही थी। उसकी आंखें पूरी की पूरी काले रंग की थी। जहान ने उस आदमी को बांध दिया ताकि वो कोई भी हलचल ना करे। फिर सॉन्गलान से कहा, इसे पकड़ कर रखना, मैं नीडल ढूंढता हूँ। सॉन्गलान ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उस आदमी के हाथ और पैरों पर ज़्यादा प्रेशर दिया। फिर जहान ने उसके सर के पीछे हाथ रखा और क्रैनियम में किसी धातु की चीज़ को ढूंढने लगा, जो उसे तुरंत मिल भी गया। जहान ने धीरे धीरे उसे बाहर खींचना शुरू किया। यह आदमी अभी भी कोई हरकत नहीं कर रहा था, इसलिए जहान ने अपना काम जारी रखा। जब पूरी नीडल निकलकर बाहर आई, तब जहान को पता चला कि वो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी है। क्या ये इसके अंदर था? तभी शुयांग वहाँ पर प्रकट होता हुआ बोला। उसने वो मोटी सी नीडल उठाई और कहा, यह सब कितना भयंकर है, इंसान ही भयंकर है, मैं तो उनसे तंग आ चुका हूँ। शुयांग ने गुस्से में वो नीडल फिर से टेबल पर फेंक दी। जहान ने कहा, मैं जानता हूँ तुम इंसानों से नफरत करते हो, पर सभी इंसान तो वैसे नहीं होते ना। जहान ने अपने खून से सने हाथ धोए और शुयांग से कहा, क्या तुम इस पर नज़र रखोगे? जब इसे होश आए तो मुझे बता देना। जहान ने छोटे टॉवल से अपने हाथ को पोंछ लिया। तभी शुयांग ने कहा, शाहजहान मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था, प्लीज़ गुस्सा मत करना। जहान ने उसकी तरफ शक की निगाह से देखते हुए कहा, मैं तुम पर क्यों गुस्सा होऊंगा, क्या तुमने कुछ किया है? तो शुयांग ने कहा, मैं फिर से एक बार माफ़ी मांगता हूँ, पर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए, मुझे नहीं पता था कि तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया। शुयांग ने सर झुका लिया तो जहान ने उसके सर पर थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे उसे पहले बताना चाहिए था। मैं जानता हूँ तुम्हारे इरादे गलत नहीं होंगे। अब जाओ, इस पर नज़र रखो और अगर ये कोई भी हरकत करे तो मुझे बताना, समझे? ठीक है, शुयांग ने जवाब दिया। अब जहान बच्चों के बेडरूम की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसे सिंगचेन मिला, जिसने उसे बताया था कि वो बच्चों के साथ है। वो कैसा है? जहान ने पूछा। शुयांग ने बताया मुझे कि उसने उसे बोल दिया है। सिंगचेन ने कहा, आम इंसानों के मुकाबले वो ज़्यादा संभला हुआ है, पर फिर भी तुम्हें उससे बात तो करनी पड़ेगी। जहान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे उसे पहली मुलाकात में ही बताना चाहिए था। क्या वो नाराज़ है या फिर गुस्सा? सिंगचेन ने कहा, उससे बात करो, और वो वहाँ से चला गया। जहान ने गहरी सांस ली और नर्सरी का दरवाज़ा खोला। उसने देखा वहाँ पर 4 बच्चे ज़मीन पर सो रहे हैं। बीच में ईवो था, जिसके दोनों तरफ ट्विंस थे, और फेई उसके पैरों का तकिया बनाकर सोई थी। ये एक बहुत सुंदर दृश्य था, जिसे जहान हमेशा देखना चाहता था। उसकी बस इतनी सी ख्वाहिश थी, उसका घर हो, एक परिवार हो, बिल्कुल ऐसा ही। उसकी ख्वाहिश सच हो चुकी थी। अब सच्चाई इंतज़ार कर सकती थी। जहान इंतज़ार कर सकता था। शायद उसे एक एक करके चीज़ें निपटानी चाहिए। इसके बाद वो ईवो से मिलने के लिए जाता है, जो बच्चों के साथ सो रहा था। अब जहान अपने रूम में वापस आता है और शार लेने के लिए जाता है। वो जैसे ही बाहर आया, ज़ोर से चिल्लाया, क्योंकि वो उनके बेड पर बैठा हुआ था। जहान ने कहा, तुमने तो मुझे डरा दिया, तुम तो बच्चों के साथ सो रहे थे ना।
ईबो ने कहा, हाँ मैंने सुना तुम्हें, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो जान की आंखों में देखते हुए बोला, तो मुझे एक छोटी पंछी ने आकर बताया कि मैं 5 साल पहले ही मर चुका होता। क्या तुम समझाने का कष्ट करोगे? साय करते हुए जान ईबो के बगल में बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, बाबई क्या तुम शांति से मेरी बात सुनोगे? उसने ईबो के हाथ पर किस किया और कहा, तुम्हें याद है तुम्हारे प्रोग्रेस से एक दिन पहले तुम सिचेन और इंजिंग ड्रिंक करने के लिए गए थे, तुम्हारी फर्स्ट रेस के लिए तुम्हें चेयर अप करने। ईबो ने हाँ में सिर हिलाया। जान ने कहा, तुमने मुझे एक वॉइसमेल भेजा था कि तुम 11 बजे तक घर आओगे, जिसे मैंने 11:15 बजे देखा। तभी मैंने सिचेन का वॉइसमेल भी पाया जो बता रहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत बुरा, और वो तुम्हें हॉस्पिटल में ले जा रहे थे। मुझे पता था मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर। तुम्हें पता था ना, अगर तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी जान का जोखिम बन सकता है। ईबो रुआंसी आवाज़ में बोला। उसकी आंखें भर आई थी। जान ने कहा, बाबई मेरे लिए इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई भी नहीं है। तुम्हें मरते देखने से पहले मैं खुद मर जाता, और अगर मेरे पावर्स के ज़रिए मैं तुम्हें ज़िंदा रख सकता हूँ, फिर क्यों नहीं। अगर मुझे दोबारा भी ऐसा करना पड़े तब भी मैं करूँगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूँ। फिर उसने ईबो के चेहरे पर हाथ फिराते हुए कहा, बस एक बात का शिकवा था कि मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। ये ज़रूरी था ताकि उन्हें तुम्हारे बारे में ना पता चले। पर 5 साल बाद जब हम अपने सेंट को कवर करना सीख गए, मैंने तुम्हारे पास लौटने का रिस्क लिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हम्म, पर किसे पता था मेरे नाक के नीचे से वो तुम्हें किडनैप करके ले जाएंगे। तब मुझे एहसास हुआ मेरे साथ रहने से तुम सेफ हो सकते हो, मुझसे दूर अकेले रहने से नहीं। जान ने ईबो को कसकर गले लगा लिया। तब उसे अपने नेक पर ईबो के आंसू महसूस हुए। ईबो ने कहा, क्यों जानकर, मैं क्यों इतना ज़रूरी हूँ कि आप खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर आपके पास मुझसे भी बेहतर ऑप्शंस होंगे। फिर आपने मुझे क्यों चुना? मुझसे बच्चे क्यों चाहे? मुझे पता है आपने पहले किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया। उस पंछी ने सब कुछ बोल दिया। मैं इतना स्पेशल क्यों हूँ आपके लिए? जान उसके माथे पर किस करता हुआ बोला, बाबई मेरे लिए हमेशा बस तुम ही थे, और तुम बहुत स्पेशल हो क्योंकि तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम मेरा घर बन सकते हो, जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इसलिए फालतू बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। तुमने मुझे खुश रहना सिखाया है। तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को पा सका हूँ। तुम्हारी शरारतों से लेकर तुम्हारे पैशन तक हर चीज़ से मुझे प्यार है। जान ईबो को सेंशुअली किस करने लगा जैसे वो अभी उसे चाहता हो। ईबो ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, और हमारे बच्चों के साथ। पर प्लीज़ अगली बार से मुझसे कुछ भी छुपाना मत। जान धीरे धीरे ईबो के कपड़े खोल रहा था और ईबो कह रहा था, मैं तुम्हें और समझने की कोशिश करूँगा, तुम्हें और जानने की कोशिश करूँगा। रुको, क्या हमने पहले भी इस बारे में बात की है? आह, अब तुम मुझे बेचैन कर रहे हो। तुम्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जान हमेशा इस बात का शुक्रगुजार रहेगा कि वो कितनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, खासकर जब वो जान को देखता है। खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। फिर जान को क्या चाहिए? ईबो को खुश करने के लिए वो तो एक पैर पर तैयार है। काफ़ी देर बाद दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। ईबो ने दांत दिखाते हुए कहा, तुम्हें पता है मेकअप सेक्स सबसे बेस्ट सेक्स होता है। उसने जान को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जान ने कहा, क्या हमारे बीच अभी भी लड़ाई हुई थी? ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता, पर क्या तुम फिर से मेकअप करना चाहोगे? इससे पहले कि जान जवाब दे, दरवाजे पर नॉक हुआ और शुयांग बाहर से चिल्लाया, वो उठ गया है। सीन शिफ्ट होता है। जान उस बंदे के सामने बैठा उससे पूछ रहा था, तुम्हें पता है
तुम अब कहाँ पर हो? उस बंदे ने बस अपनी पलकें झपकाई। ऐसा लग रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं, तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्यों हूँ? उसने पूछा। जहान ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, यहाँ पर तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। क्या तुम हमें अपना नाम बताओगे? वो पर्सन जहान को देखने लगा, फिर अपनी छाती पर हाथ रखते हुए बोला, मैं मेरा नाम च्योंगलिन है, स्पीसीज नुल्ला, सब स्पीसी गार्डियन। मैं यहाँ पर अपने किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतरा तो मैं अपनी जान देने के लिए बाध्य हूँ। फिर वो धीरे धीरे जहान के सामने झुकने लगा। फिर वो करते हुए बोला, माय किंग, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या? जहान ने ब्लिंक करते हुए पूछा। फिर से कहो। तो उस पर्सन ने कहा, माय किंग, नुल्ला के महाराजा, हमारे पहले महाराज किंग शाओयोई के बेटे, राजगद्दी के वारिस। कमरे में मौजूद सभी लोग ट्रैकर की बात सुनकर हैरान रह गए थे। ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, ईपो लगभग चिल्लाते हुए बोला। शर्लॉक, बकवास बंद करो, शुयांग आंखें रोल करते हुए बोला। मुझे लगता है हमें इसे तब तक टॉर्चर करना चाहिए जब तक ये सच्चाई नहीं बताता। हम इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? हो सकता है यह हमें भटकाने की कोशिश कर रहा हो, सोंगलान ने कहा। तो सिंचन ने उसे शांत करते हुए कहा, सोंगलान, ये तुम्हारी डीमन शक्तियाँ सोच रही है। हमें इसे टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। शाहजहान, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? सिंचन हमेशा की तरह शांति से बात सुलझाने की कोशिश करने लगा। इबो ने कहा, यहाँ पर कोई माइंड रीड कर सकता है? तब शुयांग ने कहा, नहीं, मुझे लगता है सोंगलान सही कह रहा है। हमें उसे टॉर्चर करना चाहिए जब तक कि ये अपनी बकवास बंद नहीं करता। जान ने साय करते हुए कहा, शुयांग, कोई किसी को टॉर्चर नहीं कर रहा। हम अपने पूर्वजों से ज़्यादा सिविलाइज्ड है ना? अब मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग चुपचाप यहाँ पर खड़े रहेंगे, कोई किसी को नहीं मारेगा। शाहजहां ने सोंगलान और शुयांग की तरफ देखकर उन्हें आगाह करते हुए कहा, तुम बहुत बोरिंग हो। शुयांग कंप्लेन करने लगा तो जहान ने एक नज़र में ही उसे चुप करा दिया। ठीक है, मैं गुड बॉय बनकर रहूँगा। चाहो तो अपने पपी को मुझ पर नज़र रखने के लिए भी कह सकते हो, शुयांग ने पाउट करते हुए कहा। तो ईबो ने उसके सर पर थपथपाते हुए कहा, गुड बॉय यांग यांग। शुयांग ने फट से उसके हाथ पर मारा। तभी ईबो को कुछ आइडिया आया। उसने कहा, ओह झनग, अगर हम इसी सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको उससे आपके पावर्स के बारे में पूछना चाहिए। ये सच्चाई मालूम करने का सबसे आसान तरीका है। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि आपके पास कौन कौन सी पावर है और हाँ, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। शुयांग ने कहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक गोली से दो निशाने, सही है ना? वरना हम तो इसे पहाड़ से गिराने वाले थे। चुप करो शुयांग, थोड़ा तो जबान को लगाम दो, ईबो शुयांग के मुंह पर हाथ दबाता हुआ बोला। ईबो पैनिक करने लगा तो जहान ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरे पीठ पीछे तुम लोगों ने बहुत कुछ प्लान करके रखा था और तुम्हें भी पता है तुम मुझसे सब कुछ तो नहीं छुपा सकते। जान ने ईबो और शुयांग के सर पर प्यार से थपथपाया। अब जान उनके प्रिजनर के पास वापस आया जिसे चेयर पर बांध कर रखा था। जान पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, सो च्योंगलिंग। उस आदमी ने बो करते हुए कहा, योर हाइनेस, आप मुझे निंग बुला सकते हैं। ये मेरा गार्डियन नेम है जो सिर्फ किंग इस्तेमाल करते हैं। जान ने कहा, ठीक है फिर निंग, मुझे ये बताओ हमारी पावर्स क्या होती हैं? निंग ने फिर से एक बार बो करते हुए कहा, यस योर मैजेस्टी, आप हमारे महाराज हैं और राजा के पास अदृश्य होने की शक्ति है, साथ ही सबको ठीक करने की भी। ये नुल्ला स्पीसीज में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है, पर गार्डियन के पास ये सब पावर्स नहीं होती। वो बस अपने किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। एक तरह से हम नुल्ला स्पीसीज के योद्धाओं की तरह होते हैं, पर हमारे महाराज के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है। शाहजहां ने पूछा, वो कौन सी है? निंग ने कहा, महाराज के पास सोखने की शक्ति है। ये एक महान शक्ति है। अगर महाराज किसी खतरे में हो तो जो भी जीवित चीज़ उनके पास हो वो उसको अपने अंदर सोख सकते हैं, जिससे उस जीवित चीज़ की सारी शक्तियाँ
और सोल किंग के अंदर आ जाएगी। सभी शांत थे। ईबो ने कहा, मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी शक्तियाँ कितनी अजीब है। मतलब कुछ तो काम की होती, जैसे फाइटिंग स्किल या फिर लेज़र आइज या फिर सुपर स्ट्रेंथ। ईबो थोड़ा सा उदास हो गया था। तुम्हें क्या लगता है उसे सुपरमैन जैसा होना चाहिए था? तुम तो उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो जितना मैंने सोचा था। शुयांग मुंह फुलाते हुए बोला, पर मुझे इसकी सोखने की शक्ति बहुत बढ़िया लगी। क्या हम इसे ट्राई करें? जान शायद बहुत गहरी सोच में था। अभी भी इस नई इन्फॉर्मेशन को हजम करने की कोशिश कर रहा था। उसने सिंचन की तरफ देखकर पूछा, सिंचन तुम्हें क्या लगता है? सिंचन ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें अपने दिल की बात माननी चाहिए, क्योंकि इस शक्ति के बावजूद भी तुम अब तक सरवाइव कर पाए हो। मेरे ख्याल से तुम्हें बस अपनी शक्तियों को अपने वश में रखना चाहिए। देखो, ये शक्तियाँ तुम्हें विरासत में मिली है, तो कभी ना कभी तुम्हें इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो सकती है। मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, तुम उनमें सबसे बढ़िया हो। तुम्हारी इस एलियन शक्तियों से तुम्हारे व्यक्तित्व पर कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, पर मेरे ख्याल से तुम्हें ये सीखनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी नुकसान ना हो। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी शक्तियों को अपने काबू में रखने की हर वक्त कोशिश करता। मैं इतनी दूर तक सोचना नहीं चाहता, पर अगर भावनाओं में बहकर कभी तुमने ईबो को अपने अंदर सोख लिया तो। हे! ईबो ने तकिया फेंककर सिंचन की तरफ मारा तो सिंचन हंसने लगा। जान भी उसके बाद पर शक्ल करते हुए बोला, वेल, मैंने अब तक तो इसे अपने अंदर सोखने से बचा लिया, पर मेरे ख्याल से तुम सही हो। क्या पता अगर मैंने अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं रखा तो क्या होगा। और हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहता हूँ, ना कि उसे अपने अंदर लेना चाहता हूँ, जिससे मैं भी इसकी तरह वियर्ड बन जाऊँ। जान ने ईबो को कमर से अपनी तरफ खींचकर उसे एक पैशनेट किस किया। तभी जान के पीछे से वेनिंग बोला, अच्छी बात है, इसके लिए आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस बारे में सोचना होगा, तब ये शक्तियाँ अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगी। यही तो महाराज होने की खासियत है। आप सब कुछ अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हो। जान ने देखा, निंग अपनी चेयर पर नहीं बल्कि उसके पास आकर खड़ा हुआ है। उसने चौंक कर पूछा, तुम उस चेयर से आज़ाद कैसे हुए? निंग ने कहा, यह हमारी शक्ति है। गार्डियन के रूप में हमें हमेशा हमारे किंग के आसपास होना पड़ता है, ताकि हम किंग पर आने वाले हर खतरे का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। उसने फिर से एक बार जान को बो किया, फिर ईबो को भी, जो जान की बाहों में था। मेरा प्रणाम स्वीकार करे कॉन्सर्ट ईबो। मैं निंग अपनी प्राण देकर भी आपकी सुरक्षा का वचन देता हूँ। पूरे रूम में बिल्कुल शांति छा गई। फिर अचानक से हंसी का बवंडर उठा, स्पेशली शुयांग। उसने बहुत जोर से हंसते हुए कहा, माय गॉड, तुम एक कॉन्सर्ट बन गए हो बेबी बो। बधाई हो, बहुत सारी बधाई हो। शुयांग जमीन पर रोल करता हुआ लोटपोट होकर हंस रहा था। बाकी लोग भी अपनी हंसी को दबाए रखने की कोशिश कर रहे थे। ईबो चिल्लाया, निंग, मैं कोई कॉन्सर्ट नहीं हूँ। ईबो पूरी तरह से शर्मा रहा था। ऊपर से जान निंग को करेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। ये बात ईबो को बहुत ही अजीब लग रही थी। पर निंग ने चौंक कर पूछा, क्या किंग ने आपको नहीं अपनाया? मुझे तो आपसे किंग की खुशबू आ रही है। हमारी दुनिया में मेल कॉन्सर्ट होना बहुत आम बात है, क्योंकि हम अपने सोलमेट ढूंढते हैं। वो तो कोई भी हो सकता है। वेनिंग सर हिलाता हुआ अपना ज्ञान बांट रहा था, जिससे ईबो पूरी तरह से इरिटेट हो गया। वो चिल्लाया, कॉन्सर्ट शब्द यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? ओ गॉड, प्लीज़ कोई तो बचाओ। उसने जान को चपेट मारते हुए कहा, और तुम हंसना बंद करो। जान ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत रेयर होता है बाबाई, तुम कभी परेशान नहीं होते। तभी शुयांग उठते हुए जोर से चिल्लाया, सभी लोग ध्यान से सुनो, ये सेलिब्रेशन का वक्त है। चलो हम निंग को शराब पीना सिखाते हैं, नहीं, नशे में धुत होना सिखाते हैं। रात को काफ़ी देर तक पार्टी चलती रही। ईबो जान के कान में फुसफुसाया, आप थोड़े परेशान लग रहे हो जान का। तो जान ने कहा, तुम्हें इतनी देर से मेरी परेशानी समझ नहीं आई?
कितने पूरे कॉन्सर्ट हो तुम। मुझे लगता है मुझे अपने लिए कुछ कॉन्क्यूबाइंस भी रखनी चाहिए। ईबो ने जहान के हाथ पर चपेट मारते हुए कहा, मैं तुम्हें किसी को भी नहीं रखने दे रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। ईबो ने जहान को एक पैशनेट किस किया। ईबो ने कहा, मुझे लगता है अब मुझे कॉन्सर्ट होने का हक जताना ही पड़ेगा। मैं हमेशा सोचता था एक किंग के साथ सोना कैसा लगता होगा, वो भी एक एलियन किंग के साथ। तुम्हें पता है, मैं तो एक नए करियर ऑप्शन के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों ना मैं एक साईफाई राइटर बन जाऊँ। और पता है मैंने अपने बुक का नाम क्या सोचा है? एलियन किंग के कॉन्सर्ट के हसीन रातें। देखना ये कैसे बिकेगी। ईबो की बकवास बहुत हो रही थी तो जहान ने अपने लिप्स से उसे चुप करा दिया। पैशनेटली किस करते हुए वो दोनों अपने रूम तक पहुंच चुके थे। किस ब्रेक करते हुए जहान बोला, बकवास मत करो वो बॉय, चलो अपने किंग को प्लीज़ करो। खुशी से माय किंग, ईबो बोला। ईबो ने तुरंत एक स्विफ्ट मूवमेंट के साथ दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। अब जहान नीचे था और ईबो उसे प्लीज़ कर रहा था। ईबो के ये मूव्स जहान को अब भी बहुत अच्छे से याद थे। ईबो जहान के कान में खुसफुसाया, तो तुम एलियन हो, इसीलिए तुम सेल्फ लुब्रिकेट कर सकते हो। मुझे अब भी हमारी आखिरी रात याद है, मुझे इसके बारे में और जानना पड़ेगा। फिर वो जहान के पीठ पर लेटते हुए बोला, गो, क्या आप फिर से प्रेग्नेंट हो गए? ईबो अभी भी इस बात की चिंता कर रहा था तो जहान ने उसे अश्योर करते हुए कहा, नहीं, लास्ट टाइम मैं सच में तुम्हारा कोई अंश अपने साथ चाहता था, इसलिए मैंने प्रेग्नेंट होना चुना, लेकिन ये मेरी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, तो इस बारे में चिंता छोड़ दो। अभी वो एंटर करते हुए बोला, आप बहुत खूबसूरत होगा, अगली बार हम बात करेंगे, आप भागोगे नहीं, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूँ। जहान ने कहा, हाँ बाबई, अब मैं नहीं भागूंगा। ईबो ने उसे सॉफ्टली किस करते हुए कहा, आई लव यू फॉर एवर। जहान ने जवाब दिया। थोड़ी ही देर में ये नशा उनके सर चढ़कर बोलने लगा। अब देखते हैं आगे। जब ईबो की आंखें खुली, उसने देखा कि जहान अपने डेस्क पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ है। अब उसे अपने कोल्ड बेड पर रहने का कोई शौक नहीं था। ईबो ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया, फिर अपनी क्लोथलेस और फ्लॉलेस बॉडी को स्ट्रेच करता हुआ जहान से बोला, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? ईबो ने फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाए। अपने पैंट पहनते हुए वो बोला, तुम जानते हो ना, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। उसने जहान के पीछे आकर उसके माथे पर किस किया। जहान ने कहा, मैं बस ये सोच रहा था कि ये सब बहुत आसान रहा। जहान ने अपने कंधे पर रखा ईबो का हाथ पकड़ा, उसे किस किया, फिर ईबो को खींचकर अपनी गोद में ले लिया। फिर वो ईबो के खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए बोला, पर मेरे दिमाग में एक और ख्याल भी आ रहा है। देखो, किसी ने नी होएसांग मतलब फिक्सर के साथ कांटेक्ट करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट रखी। वो बंदा बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और आखिरकार उसने अपना राज भी खोल दिया, फिर वेनिंग को ऐसे ही हमारे हवाले कर दिया। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। मैंने ट्रैकर को देखा है, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत, मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। वो जब कत्ल करने लगता है तो ऐसा लगता है उसे नशा हो रहा है। वो पागलों की तरह हथियार चलाता रहता है। मेरी कई बार उसके साथ झड़प हुई थी। इतना तो मैं उसे जान गया हूँ कि वो एक कुशल योद्धा है। उसने इतनी आसानी से अपने आप को हमारे हवाले कर दिया, ये नहीं हो सकता। वो तो उन लोगों में से है जो आखिरी सांस तक अपनी हार नहीं मानते। ईबो ने पूछा, उन सोल स्नैचिंग नीडल के बारे में क्या? तुमने तो कहा था कि उनके ज़रिए किसी भी इंसान या फिर एलियन पर कंट्रोल किया जा सकता है। जहान ने कहा, पर तुमने देखा ना, उन नीडल्स ने वेनिंग का क्या हाल कर दिया था। वो अपने होशो-हवास बिल्कुल खो चुका था। पर जिस ट्रैकर से मैं मिल चुका हूँ, उसके अंदर हिचकिचाहट जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। उसका हर वार बिल्कुल साफ होता था और दोनों के कपड़े भी बिल्कुल अलग हैं। उसके कपड़े काफ़ी साफ सुथरे और मॉडर्न हुआ करते थे। ईबो ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि? जहान ने कहा, वो दोनों अलग है। जहान की गोद में शिफ्ट होता हुआ ईबो बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? तो जहान ने कहा,
हमें वेनिंग के बारे में और पता करना चाहिए। ओह, हम उसे इंट्रोगेट करने जा रहे हैं। पहले मैं। शुयांग उछलते कूदते चिल्लाने लगा। लोगों को टॉर्चर करने की बारी आते ही वो कुछ ज़्यादा ही फुर्तीला हो जाता था। जहान ने कहा, हमें उससे बात करके कुछ इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश करनी है, ना कि उसे ज़मीन में 6 फीट नीचे गाड़ देना है। शुयांग मुंह फुलाकर पाउट करते हुए बोला, तुम मुझे कभी मस्ती नहीं करने दोगे ना? जहान ने कहा, बाद में, पहले मुझे उससे बात तो करने दो। अब जाओ, जाकर बच्चों के साथ खेलो। देखो, अब तो मैं बेबी सिटर बन गया हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शुयांग चिल्लाते हुए पैर पटक कर वहाँ से जाने लगा, इस होप में कि शाहजहान उस पर थोड़ा तो तरस खाएगा। पर जहान ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया और वो सीधा उस रूम में आ गया जहाँ पर वेनिंग को रखा गया था। पर वो वहाँ पर था ही नहीं। जहान अब उसे इधर उधर ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र खिड़की पर गई। उसने वहाँ पास जाकर देखा तो वेनिंग बाहर था, किसी और के साथ नहीं, जहान के बच्चों के साथ। ये बंदा दिखने में तो बुलडोज़र जैसा था, लेकिन ऐसा लग रहा था उसका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा साफ है। पर जहान को समझ आ गया था, उसे आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा। वो अपने फैमिली को लेकर कोई रिस्क तो नहीं ले सकता। उसने अपना मन बना लिया और वो बाहर बच्चों के पास चला गया। पापा जहान! जहान को देखते ही बच्चे चिल्लाए। वो उसकी तरफ दौड़े और उसे एक प्यारी सी हकी दे दी। दोनों एक साथ चिल्लाने लगे, पापा जहान, वेनिंग बहुत अच्छा है, क्या हम उसे रख सकते हैं प्लीज? जहान ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, ये कोई डॉग नहीं है जिसे हम रख ले। और हाँ, तुम लोग अपने पापा वो को क्यों नहीं ढूंढते? वो तुम्हें जिंगे के घर ले जाएंगे। जहान ने फेई की तरफ देखा, जो तुरंत उसका इशारा समझ गई। फिर बच्चों को जहान से अलग करती हुई बोली, चलो चलो, हम पापा बो के साथ जिंगे के घर चलते हैं, वहाँ पर हम आइसक्रीम भी खाएंगे। ये आइसक्रीम! चिल्लाते हुए दोनों बच्चे अंदर अपने पापा बो को ढूंढने गए, जिसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब चल क्या रहा है। योर हाइनेस, वेनिंग जहान को बो करता हुआ बोला। वेनिंग, जहान बोला, मेरे साथ चलो। फिर वो वेनिंग को पास के गज़ेबो में लेकर गया। जहान ने कहा, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि अभी मेरे हाथ में बस इतना ही है। वेनिंग ने कहा, क्या आप ये जानना चाहते हो कि मैं कोई जासूस तो नहीं? जहान ने बस अपनी भौहें उठाई। वेनिंग ने कहा, आमतौर पर लोग यही सोचेंगे, लेकिन योर हाइनेस, मैं नहीं जानता कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, पर फिर भी एक बात याद रखिए, आपको धोखा देने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। वेनिंग ने फिर से एक बार कमर से झुककर बो करते हुए कहा। जहान ने कहा, ठीक है, फिर मुझे शुरुआत से बताओ, तुम उनके चंगुल में फंसे कैसे? यहाँ से वेनिंग की स्टोरी शुरू होती है। हर तरफ अंधेरा था जब वेनिंग को अपने पिता का कॉल आया। वो बड़ी हड़बड़ाहट में उसे कह रहे थे कि उसे किसी भी हालत में अपने किंग को प्रोटेक्ट करना है। इतना कहते ही उन्होंने वेनिंग को टेलीपोर्टेशन पोर्टल में धक्का दे दिया। वेनिंग को कुछ समझ आए इससे पहले ही वो भयंकर दर्द से गुजरा। उसे ऐसा लग रहा था उसके शरीर के चिथड़े उड़ रहे हैं। वो तब तक चीखता रहा जब तक उसने अपने होश नहीं खो दिए। उसकी जब दोबारा आंखें खुली तब भी वो अंधेरे में ही था। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। बस उसे ये याद था उसके पिता ने उसे क्या कहा है। उसे किसी भी हालत में अपने किंग को प्रोटेक्ट करना है। उसके पावर्स में से एक पावर ये भी थी कि वो अपने किंग को ढूंढ सकता था, पर सिर्फ तभी जब उसका किंग अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करे। इसलिए वो इंतज़ार करता रहा। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। आखिरकार एक दिन उसकी रीढ़ से संवेदना निकली जो इस तरफ इशारा कर रही थी उसके किंग कहीं पर अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने तुरंत अपने आप को टेलीपोर्ट किया और वो सीधा मिल में पहुंच गया। वेनिंग आंखें झुकाता हुआ बोला, ये आखिरी चीज़ है जो मुझे याद है। उसने कहा, किंग, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उन लोगों से आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सका, पर बस इतना ही सच है जो मैं जानता हूँ। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे कुछ भी याद नहीं है जब तक कि आपने मुझे फिर से नहीं उठाया। वेनिंग की बात सुनकर जहान गहरी सोच में डूब गया।
आश्चर्य से उसकी बताई बातें उसी टाइम से मैच कर रही थी जब जहान ने अपनी पावर्स पहली बार इस्तेमाल की थी, जब वो मिल में रहने लगा था। जहान ने पूछा, तुम्हें कुछ और याद है? वेनिंग ने कहा, नहीं किंग, मुझे बस इतना याद है कि वो बहुत चमकदार रूम था, पूरी तरह से सफ़ेद, और मुझे कुछ चुभ रहा था जिससे बहुत दर्द होता था। अचानक से जहान के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो वेनिंग का हाथ पकड़कर तुरंत अंदर की तरफ भागने लगा। वो चिल्लाया, ईबो और बच्चे कहाँ हैं? सॉन्गलान जो गेट पर खड़ा था वो उसकी ये हरकत देख रहा था। उसने कहा, गराज में। तुमने ही तो उन्हें जिंगी के घर जाने के लिए कहा है ना? जहान को परेशान देखकर उसने पहले ही अपने आप को तैयार कर लिया था। जहान ने पूछा, क्या शुयांग उनके साथ है? सॉन्गलान ने हाँ में सिर हिलाते हुए पूछा, क्या बात है? जहान ने कहा, पता नहीं, पर मुझे इस सब से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। क्या तुम्हें वेनिंग के अंदर से कोई ट्रैकर मिला? नहीं, सॉन्गलान ने जवाब दिया, पर तुम चाहो तो मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तुम तुरंत चेक करो, और हाँ, हमें बच्चों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, जहान ने कहा। सॉन्गलान ने हाँ में सिर हिलाया, पर इससे पहले कि वो कुछ और करे, उन्हें गन फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कोई मेटल के ऊपर मेटल से मार रहा है। वो तीनों भी उस तरफ दौड़े। वो तीनों जब अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा वहाँ पर खून का तालाब बन चुका है। सीधे शब्दों में कहे तो शुयांग और ईबो सोल्जर के डेड बॉडी के बीच में खड़े थे। हर तरफ खून फैला हुआ था और बच्चे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। जहान तुरंत ईबो की तरफ दौड़ा, जो थकान की वजह से नीचे गिरने वाला था। बड़ी मुश्किल से ईबो अपने कटाना के सहारे ज़मीन पर बैठ गया। जहान ने उसे गले से लगाते हुए पूछा, बाबाई, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चों को हर तरफ ढूंढ रहा था। ईबो ने कहा, ठीक है, वो सब ठीक है। मैंने फिर से कहा था कि वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाए। फिर ईबो उठने की कोशिश करता हुआ बोला, देखो, कोई जिंदा तो नहीं बचा है, और अगर है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले उससे निपट लो। ईबो अब धीरे धीरे चलकर पेड़ की तरफ जाने लगा। जहान बहुत मुश्किल से खुद को रोक रहा था। ईबो की मदद करने से उसे पता था ईबो का प्राइड इससे हर्ट हो जाएगा। ईबो चलकर पेड़ के पास गया। जहान शुयांग की तरफ देखने ही वाला था, तभी उसने बच्चों के चीखने की आवाज़ सुनी। उसका सबसे डरावना सपना सच हो चुका था। असली ट्रैकर, एक बहुत लंबा चौड़ा पूरे लेदर के कपड़े और गैस मास्क पहना हुआ इंसान पेड़ के पीछे से बाहर आया। उसने एक हाथ में तीनों बच्चों को पकड़ा हुआ था, जो बहुत बुरी तरह से रो रहे थे, क्योंकि उसके दूसरे हाथ में जो तलवार थी वो ईबो के छाती के आर पार जा चुकी थी। जहान टूटने के कगार पर था। वो मन ही मन यही सोच रहा था, ये सब मेरी गलती है, मुझे सब कुछ जल्दी समझ आना चाहिए था। ओ गॉड, प्लीज़ प्लीज़ इसे मरने मत देना। जहान खून के आंसू रो रहा था। एक झटके में ही वो वहीं पहुंच गया था जहां वो 5 साल पहले खड़ा था। घसीटता हुआ वो ईबो की खून से सनी बॉडी के पास पहुंच गया। उसने ईबो को अपनी बाहों में भर लिया। ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। ये सच था। दांत पीसते हुए जैसे ही जहान ट्रैकर पर अटैक करने वाला था, वो हंसने लगा। उसने कहा, स्टॉप इट शाओलाओशी, तुम उसे अब भी जिंदा कर सकते हो। उसने जहान को चिढ़ाते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हारी पिद्दियों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम अपने बॉयफ्रेंड को ठीक करते रहो, और प्लीज़ अपने इन दोस्तों से कह देना मेरा पीछा मत करे, वरना मैं इन्हें पहाड़ी से गिरा दूंगा। फिर तो तुम इन्हें जिंदा भी नहीं कर पाओगे। ऐसा लग रहा था वो अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश है। उसने जहान को अलविदा कहते हुए कहा, शब्बा खैर शाओलाओशी, फिर मिलते हैं। ट्रैकर गायब हो गया। शाहजहान टूटने की कगार पर था, पर उसे अपने आप को संभालना था। उसने तुरंत सॉन्गलान को चिल्लाकर कोई चाकू या तलवार देने के लिए कहा। सॉन्गलान ने तुरंत उसके हाथ में चाकू दे दिया। जहान ने तुरंत अपने दिल में छेद किया और ईबो का मुंह सीधा अपने जख्म पर रखा। कुछ वक्त बीत गया। जहान को फिर से एक बार उसके सोलमेट की धड़कन महसूस होने लगी। एक बार, 2 बार, और अब लगातार दोनों की धड़कनों का रिदम मिल चुका था। जहान आश्चर्य से इस चीज़ को देख रहा था कि उसके जख्म ने
अब एक निशान छोड़ दिया है जो जगमगा रहा है। यही सेम चीज़ ईबो के साथ भी हो रही थी। उसके चेस्ट पर भी निशान बन गया था। उसने जैसे ही उस निशान को छुआ, उसे एक अलग सा सुकून, एक वार्मथ महसूस हुई। उसने अपने सोलमेट की तरफ देखा, जिसका जख्म भर चुका था। ईबो पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा था। ऐसा लग रहा है तुम दोनों गाओशान लीशु मतलब सोलमेट की लेवल को पार कर चुके हो। वेनिंग उनके ऊपर झुककर उस निशान को ताकता हुआ बोला। इसका क्या मतलब है? जहान ने पूछा। वेनिंग ने कहा, आप दोनों सोलमेट्स हो। इस लेवल का मतलब है डिवोशन। आपने इसे एक से ज़्यादा बार जिंदा किया है ना? उसे मार्क किया है। उसने आपको बच्चे दिए हैं। अब आप दोनों जुड़ चुके हो। आपको कोई अलग नहीं कर सकता। जहान ने कहा, सच है, ये मेरा सोलमेट है, लेकिन इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मुझे किसी सिंबल की ज़रूरत नहीं है। वेनिंग ने कहा, पर किंग, ये सिंबल्स तो बहुत दुर्लभ होते हैं और इसके अपने अलग फ़ायदे हैं। कैसे फ़ायदे? जहान ने पूछा। वेनिंग ने कहा, आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली बात कर सकते हो। खासकर एक दूसरे के ऊपर मंडराता हुआ खतरा महसूस कर सकते हो। एक तरह से कहा जाए तो आप दो शरीर में एक आत्मा बन चुके हो। क्या बकवास है। मैं नहीं चाहता तुम खुद को लेकर मेरे सारे गंदे ख्याल जानो। जहान ने ईबो की तरफ देखा, जो होश में आ चुका था। कमज़ोर था, फिर भी चेहरे पर नटखट मुस्कुराहट थी। ऐसा नहीं है कि तुमने उसमें से कुछ भी नहीं सुना। चलो, तुम्हारे मिलने के बाद मैं हर वक्त तुमसे यही तो बकवास करता था। ईबो ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो दर्द में चिल्लाया, व्हाट द हेल! क्या तुमने फिर से अपना खून मुझे पिलाया? क्या तुम्हारी फैंटेसीज में मुझे वैम्पायर बनाना भी शामिल है? फिर वो गाली देता हुआ बोला, मुझे अब भी उस कमीने की तलवार मेरी छाती में फील हो रही है। ईबो ने खड़े होने की कोशिश की, पर वो फिर से गिर गया, क्योंकि इस बार शुयांग उसके ऊपर कूद गया था, जो अपना पूरा जोर लगाकर चिल्ला रहा था, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से मरने की? तुमने तो लगभग मेरी जान ही निकाल दी थी, पता है? शुयांग की आवाज़ से उसका डर साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था वह अभी भावनाओं के बवंडर से उठकर आया है। ईबो ने बत्ती सी दिखाते हुए उसके बालों में हाथ फिराया और कहा, मान भी लो मेरी जान, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। कभी नहीं, शुयांग गाली देता हुआ बोला। सीन शिफ्ट हो गया। सब लोग घर में वापस आ गए। सॉन्गलान अभी भी सभी सोल्जर्स के बॉडीज़ को चेक कर रहा था। हमारे पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा बच्चों को ट्रैक करने का। ईबो ने अपने खून से सनी शर्ट बदलते हुए जहान से पूछा। उफ, उन लोगों ने मेरी $500 की शर्ट खराब कर दी। वो अपनी शर्ट को डस्टबिन में फेंकते हुए बोला। जहान ने कहा, शर्ट की चिंता छोड़ दो, तुम्हें मैं नहीं ला दूंगा। और हाँ, बच्चों को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है वो उन्हें कहाँ ले गया होगा। मिल्स में? ईबो ने चौंक कर पूछा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।